करंट एजुकेशन पॉलिसी जो भी है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सही नहीं है, इस वजह से कोचिंग सेंटर्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है या क्या? इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि नंबर ही सब कुछ है, वो कहीं ना कहीं लैग करती है, इस वजह से आप लोगों ने स्टेप लिया या चेंजेस ज़रूरी हैं या चेंजेस हो रहे हैं उसके? स्कूल में भी टीचर्स के ऊपर बहुत लोड होता है। देखिए सर, या कोचिंग सेंटर्स क्योंकि जो होती है वो ऑटोनॉमस, वो अपने खुद का एक चला रहे हैं, अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, तो उनके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर नहीं आता है कि आपको एनईपी करना है इम्प्लीमेंट, या उस टाइम पे आपका क्या किस तरह से काम कर रहा है? जो फिजिक्स का पेपर आया था बहुत टफ आया था, उसके अंदर जेई के अंदर आपने भी सुना होगा, तो ये लोग तो अपना लेवल बहुत ज़्यादा हाई करते जा रहे हैं, है ना, बट एनसीईआरटी है वो अपना लेवल डाउन करते जा रहे हैं। तो ये जो गैप आएगा ये कौन फिल करेगा? ये फिल करेगी कोचिंग। जब आप एक किताब लिखते हैं और एजुकेशन, तो उसके पीछे क्या माइंडसेट होता है? इजी लैंग्वेज हो, बच्चों को इजीली समझ आए। कोशिश तो करनी पड़ती है सर, अगर वो कोशिश करेंगे ना सर तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। पैदा होते ही जब आप कार्टून दिखाना फोन पे शुरू कर देते तो उसके पास फोन का एक्सेस तो है, तो वो डायरेक्टली वहाँ से भी पढ़ सकता है और वो भी फ्री में पढ़ सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो डू यू थिंक कि अभी जो कोचिंग सेंटर्स का टाइम है वो आगे कैसा होगा और अभी क्या रहेगी? उनका काम क्या होता है? खाली पढ़ाना नहीं होता सर, टेस्ट होते हैं, अपन यूट्यूब पे पढ़ते हैं, तो अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो उस टाइम नहीं पूछ सकता टीचर से। कोचिंग सेंटर्स सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी बेसिक चीज़ ये होती है कि बच्चों को गैप फिल करना। वो गैप अगर फिल नहीं हो रहा है ना सर, तो फिर वो कोचिंग सेंटर नहीं है, वो बिजनेस मॉडल है। इस पूरे सिनेरियो में कोचिंग सेंटर्स का रोल क्या रह जाता है अब? हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। माय नेम इज दिशांक शर्मा एंड आई एम योर होस्ट। और आज मतलब जब भी हम बात करते हैं पढ़ाई की, एजुकेशन की, तो हमारे मन में आता है स्कूल, हमारे मन में आता है कॉलेज, हमारे मन में आते हैं टीचर्स। पर इस इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है कोचिंग क्लासेस, कोचिंग सेंटर्स। और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो एक अहम कड़ी है इस गैप को फुलफिल करने में। आई वेलकम मिस्टर आदिल खान, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट एकेडमिक क्लासेस, जयपुर। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। और मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जहाँ हम बात करते हैं पढ़ाई की, तो स्कूल देखा जाता है, कॉलेज देखा जाता है, यूनिवर्सिटी देखी जाती है। कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स, एक कोई भी बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं इसको अब तो खैर लोग जानने लगे हैं कि कोचिंग सेंटर है, कोचिंग नीट, आईआईटी, जेईई, हर तरह की कोचिंग्स होती है। लेकिन एक पेरेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि मैं किस तरह के स्कूल में डाल दूँ, किस तरह के कॉलेज में डाल दूँ। कोचिंग सेंटर को लेके ख्याल कम आते हैं लोगों के। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई कि आपने ये क्योंकि एक वक्त था कि कोचिंग सेंटर्स का तो बूम आ गया था कि हर किसी ने कोचिंग सेंटर खोल लिया है, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? What inspired you to be an academic consultant, or a founder of an academic system? सर, जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेता था। तो धीरे धीरे मेरे पास और स्टूडेंट्स आने लगे, और वो स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोचिंग क्लास, क्योंकि उस टाइम कोचिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। मैथ्स अगर कोई पढ़ा रहा था तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेता था। तो ये हम बात कर रहे हैं किस वक्त की? 2000? 2008 के आसपास। ठीक है, जब मैं सेकंड ईयर में था तो उस टाइम मैं मैथ्स फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाता था। काफ़ी बच्चे आने लग गए थे मेरे पास फर्स्ट ईयर में, तो वो बच्चे भी आते थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगा कि जब ये बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग क्लासेस, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत छोटी फीस में, बस इतनी सी फीस की थोड़ी सी फीस में मैंने स्टार्ट करी कोचिंग। तो उस टाइम मेरे पास जब मैंने स्टार्ट करी थी तो सिर्फ 5 to 6 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, और पूरे साल मेरे पास 5 से 6 स्टूडेंट ही रहे। बट जैसे तैसे हमने उसको रन किया। आज अगर 8 साल हो गए कोचिंग को कंटिन्यू चलते हुए, अच्छा रिजल्ट देते हुए, और आज अभी हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं। और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ जिसमें मेरे पास मोर देन 14,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि फ्री एजुकेशन भी ज़रूरी है,
एक इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। बट कई बार फ्री एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन भी ज़रूरी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जैसे 10th क्लास है, तो 10th क्लास में हमारे पास 25 ही स्टूडेंट्स रहते हैं बस। 25 स्टूडेंट्स का बैच रहता है। रहता है, एक ही बैच चलाते हैं हम बस। ऐसे नहीं है कि पूरे दिन भर बैच चल रहा है, एक ही बैच चलाएंगे 25 स्टूडेंट्स का। लेकिन वो 25 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन पर पूरा फोकस रहता है, हर एक स्टूडेंट पर। ह- हर हर एक पेरेंट को पता रहता है कि बच्चे का कब टेस्ट है, कब कितने नंबर उसके आए, या कब वो एब्सेंट हो गया। अगर वो एक दिन भी एब्सेंट होता है तो भी हम उसको कहते हैं कि भाई आज एब्सेंट है बच्चा। कई बार क्या होता है, बच्चे हैं, ट्विन एज होती है, कहीं भी निकल सकते हैं वो, तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आज बच्चा नहीं आया है। कई बार पेरेंट्स से कह देते हैं बच्चे हम कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन वो पहुंचते नहीं है कोचिंग, तो वो भी हम इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इससे क्या है, पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हमने जहाँ स्टूडेंट्स को डाल रखा है वो एक अच्छी कोचिंग है, और रिजल्ट तो हर साल देखते ही हैं। बट मेन चीज़ क्या है, रिजल्ट देख के ही पेरेंट्स आते हैं। कोई भी कोचिंग है तो वो तभी चलेगी जब वो अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी तो फिर वो कोचिंग नहीं चल पाएगी, चाहे वो टीचर्स कितने ही अच्छे हों, रिजल्ट अच्छा नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। बहुत फोकस्ड है आप लोग अबाउट द एजुकेशन। लेकिन मैंने जैसे आपने बताया कि आप सेकेंड ईयर से आप पढ़ाना शुरू कर दिया, तो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का। जी। तो सर इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आपका डायनामिक फोकस किस तरह से एजुकेशन पे शिफ्ट हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं हमेशा से ही एक टीचर बनना चाहता था, बट क्योंकि मैंने 11th-12th में मेरे पास मैथ्स थी, मैथ्स के बाद मैंने इंजीनियरिंग, एक बूम चल रहा था इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग ही मैंने चूज़ करी। और कंप्यूटर साइंस में मेरा सोशल इंटरेस्ट था। क्लास 9th में जब मैं था तब मैंने 1 ईयर कोर्स कर लिया था, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में शायद मेरा ही हुआ था वो कोर्स। वो अजमेर, सॉरी, भोपाल यूनिवर्सिटी से हुआ था वो, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से। तो 9th में मैंने कंप्यूटर कोर्स कर लिया था। उसके बाद कंप्यूटर तो जैसे मैं इससे अटैच्ड ही हो गया बिल्कुल, तो कंप्यूटर से मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच होता रहा। तो फिर मैं सोचा कि मैथ्स मैंने ली है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही करता हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, फिर वहाँ से मैं एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा वो मूव हुआ, स्टूडेंट को पढ़ाने लगा, एजुकेशन की तरफ गया। फिर मैं लेक्चरर हुआ। जब मैं इंजीनियरिंग पूरी हुई तो मैंने प्राइवेट कंपनी में भी काम किया, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में काम करके मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि हाँ, मुझे, मैं इंजीनियरिंग करके मैं आपका मन एजुकेशन में। एजुकेशन में था सर शुरू से ही। तो मैंने फिर एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, जिसमें मैं लेक्चरर रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर रहा उसमें। 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया। केंद्रीय विद्यालय में मैं 2-3 साल रहा। उसके बाद फिर मैंने, जब मैं, मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि एजुकेशन में कैसे रहते हैं, क्या चीज़ है, उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट एकेडमिक क्लासेस स्टार्ट करी। तो सर खुद का मतलब जैसा आप बता रहे हो कि आप लेक्चरर भी रहे, आपने टीचिंग अच्छे से करी, तो आपने, अगर आपको एजुकेशनिस्ट ही बनना था, आपको लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता था, तो आप उसी राह पे क्यों नहीं निकले कि भैया मैं लेक्चरर हूँ, मैं बड़े कॉलेज में लेक्चरर लग जाऊँ, या क्या? या आपको ये थॉट कैसे है कि मुझे खुद का ही एक इंस्टीट्यूट बनाना है जिससे मैं कुछ चेंज, या तो मतलब हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, या तो आपको उस सिस्टम में रहने के बाद ये एहसास हुआ कि इस सिस्टम में कुछ कमियां हैं जिसको मैं खुद से भरूं और मैं चालू करूं, या फिर आपको ऐसा था कि यार ठीक है अपन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है, जैसे आप बता रहे हो प्राइवेट कंपनी में आपने काम भी किया, तो आफ्टर वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म यू फील कि जॉब नहीं करना है, राइट? तो लेक्चरर भी एट द एंड ऑफ द डे आपका वही क्लॉक वर्क का जॉब हो जाता है, और इस वजह से आपने किया। आपका क्या थॉट प्रोसेस था इसमें? सर, थॉट प्रोसेस ये था कि जब मैं पढ़ाता था सेकेंड ईयर के बच्चों को, या मैं इंजीनियरिंग के किसी भी बच्चों को पढ़ाता था, मैं उनसे कहता था कि ये जो पॉइंट्स के या डेसिमल्स के नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके बताओ। तो वो कई बच्चे उनमें ऐसे होते थे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते थे। तो कमी कहाँ रह गई? बेस में। बेस में। और बेस कहाँ से बनता है? 7th से। बेसिकली 6 से बनता है, 7th 8 से बेस बनना स्टार्ट होता है। और वो जो बेस होता है ना, वही आगे जाके काम आता है। अब अगर कोई बच्चा अगर डेसिमल को ही मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा तो आगे हायर एजुकेशन कैसे लेगा? वही जो गैप आ जाता है, ये जो स्कूल और कॉलेज के बीच में, उसको फिलफिल करने के लिए कोचिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसको फिलफिल करने के लिए कोचिंग होती है सर। तो अपने जो बच्चे आते हैं सर, वो 6 क्लास से आते हैं, तो 6 से ही फाउंडेशन, मतलब मेरा ये रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बुक्स को पढ़ाता हूँ, बुक्स को पढ़ा के, और भी टीचर्स हैं मेरे पास, तो बुक्स को पढ़ाते हैं, बुक्स को पढ़ा के
हर आईक्यू टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, उसमें आईक्यू टेस्ट में जो भी अच्छा बच्चा आता है उनको अच्छा गिफ्ट देते हैं, बिस्किट्स और चॉकलेट्स देते हैं, ताकि उनको ये मिले कि अगले जो सेकंड आया उसको ये लगे कि अगली बार मुझे आना है फर्स्ट। ठीक है, और जो बच्चे पीछे हैं उनको भी लगे कि हाँ यार हमें भी करना है, क्योंकि बच्चों को क्या चीज़ पसंद होती है सर, बिस्किट्स चॉकलेट्स, हम वही देते हैं सर उनको। अगर आईक्यू, और हर हफ्ते या मंथ में 2 बार तो कम से कम आईक्यू टेस्ट होते ही होते बेसिकली एक इंटरनल रिवॉर्ड सिस्टम आपने बना रखा है जो वो और हैं। तो सर लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि हम आईक्यू टेस्ट करते हैं, हम लोग सीधा बुक से नहीं पढ़ाते हैं, हम्म। तो नहीं, बुक से भी नहीं सीधा बुक मतलब वही कि हम लोग ऐसा नहीं है कि सर ये बुक दे दी और आपको ये पढ़ना है और खत्म करो ये। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो सर ऐसा मतलब व्हाई हैव यू टेकन दिस अप्रोच, लाइक आपको लगता है कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, करंट एजुकेशन पॉलिसी जो भी है, उसके अकॉर्डिंग चीजें सही नहीं है, इस वजह से कोचिंग सेंटर्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है या क्या? सर इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि नंबर ही सब कुछ है। भाई अगर कोई बच्चा है, अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो वीक है, और इसलिए सर क्या होता है कि अगर हम कोचिंग भेजते हैं कि भाई कोचिंग में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, अगर कोचिंग में आने के बाद भी नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब कोचिंग बेकार है। पेरेंट्स के दिमाग ऐसा रहता है, मतलब माइंड सेटअप ऐसा रहता है कि कोचिंग अच्छी नहीं पढ़ा रही शायद, इसलिए बच्चे के मार्क्स नहीं आए। बट इसीलिए सर तो क्या करते हैं, हमें एकेडमिक भी पढ़ाना पड़ता है कि भाई मार्क्स भी आएँ और साथ में थोड़ा-सा बेस भी अच्छा बने इनका। तो उसके लिए फिर आईक्यू टेस्ट वगैरह ये सब चलाते हैं हम। उसमें स्क्रैम्बल्स भी होते हैं जिसमें वर्ड्स जो होते हैं स्क्रैबल। हाँ, बिल्कुल वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वर्ड्स बच्चे निकालते हैं खुद से। अच्छा रहता है सर काफ़ी वो। तो सर जैसे जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कोचिंग सेंटर्स और बेसिकली अगर पहले बात करें ट्यूशंस की, कि भाई आपका बच्चा स्कूल में कैचअप नहीं कर पा रहा है तो उसको ट्यूशन लगवा दो, हाँ। आपका बच्चा किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो उसको कोचिंग सेंटर भेज दो या उसको वो करवा दो। लेकिन जैसा मैं अभी आपसे सुन रहा हूँ कि आप लोग एडिशनल एफर्ट्स भी डाल रहे हैं कि भाई बच्चा ऑल अराउंड ग्रोथ हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जो अभी स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो पॉलिसीज हैं, जो एजुकेशन सिस्टम रन हो रहा है, उसमें कोई खामियां हैं जिसकी वजह से कोचिंग सेंटर्स को ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर देखिए ट्यूशन में अगर कोई टीचर है, जैसे घर में आपको कोई अपना बड़ा भाई पढ़ाता है, ठीक है, वो पढ़ा रहा है तो वो आपको बुक से देख के पढ़ा देगा कि यार ये पढ़ना है तेरे को और ये अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा दूंगा। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि भाई आपका आईक्यू डेवलप हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप हो, आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो, वो चीज ना आपके घर में कोई करेगा, तो उसके लिए बच्चे को प्राइमरीली तो स्कूल पे रिलायंट होना चाहिए कि भैया, क्योंकि आप स्कूल में 8 घंटे दे रहे हो, कोचिंग में आप 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हो, बिल्कुल। तो कोचिंग में तो आपका फोकस ये है कि जहां मैं लैग कर रहा हूँ वो मैं पढ़ लूँ। लेकिन ऐसा क्यों है कि कोचिंग सेंटर्स को ये चीजें शुरू करनी पड़ रही है? जैसे आपने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोग ये कर रहे हो कि हम लोग आईक्यू टेस्ट भी वीकली कर रहे हैं, हम लोग ये भी कर रहे हैं, तो डू यू थिंक द एजुकेशन सिस्टम और द एजुकेशन पॉलिसी दैट वी आर करंटली फॉलोइंग वो कहीं ना कहीं लैग करती है, इस वजह से आप लोगों ने स्टेप लिया, या चेंजेस जरूरी हैं या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर चेंजेस सबके साथ ही हो सकता है। एक अगर जैसे स्कूल है, स्कूल में भी टीचर्स के ऊपर बहुत लोड होता है। देखिए सर, टीचर्स भी स्कूल में टीचिंग के अलावा बहुत काम करते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट में तो जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो टीचिंग के अलावा भी बहुत सारे वर्क है उनके पास। मुझे पता है ये बात क्योंकि मैं जानता हूँ। अगर कोई जनगणना हो रही है तो टीचर्स की ड्यूटी लग रही है, अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो टीचर्स की ड्यूटी लग रही है। तो अ, उसके अलावा भी टीचर्स के पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये थोड़ी कमी रह जाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वैसे ही हमारे पास बहुत कमी है सर। जैसे अभी एनईपी अप्लाइड हुई है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत अच्छी पॉलिसी है सर। अगर अगर अपन उसको पेपर्स में पढ़े तो बहुत अच्छी कि इंडिया बच्चे जो है अपनी मदर लैंग्वेज में सीख सकते हैं, एंड अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हैं। साथ में अगर 4 ईयर का कोई कोर्स है तो उसमें वो जब चाहें जब एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये सब एनईपी में है। तो बट कागज़ में तो बहुत अच्छी है, बट अगर अपन ग्राउंड लेवल पे देखें तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डिजिटल को उसमें बहुत फोकस किया गया है एनईपी में कि भाई डिजिटल ये पढ़ाएंगे। बट अगर आपने देखा होगा कोरोना टाइम में, या फिर कोरोना टाइम अभी कुछ ही टाइम हुआ है इसको निकले हुए, तो अगर बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तो छत के ऊपर छत पे जाके लेने पड़ रहा था, नेटवर्क ही नहीं था। तो इंटरनेट की कमी है,
चाहे आप कोई भी हो, आजकल सेंट्रल नॉलेज की बहुत कमी है सर। इसमें एनईपी में कहा गया है कि जो स्टूडेंट अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकता है। मान लो कोई सब्जेक्ट उस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर अवेलेबल कैसे हो सकता है जब फैकल्टी वहाँ पे हो? तो टीचर्स की भी कमी है, टीचर्स की बहुत। सर एनईपी पे हमने पहले भी डिस्कशंस किए हैं, तो मोस्टली जो डिस्कशंस हमारे हुए हैं वो हुए हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, प्रोफेशनलिस्ट। तो क्या एनईपी कोचिंग सेंटर्स को भी कुछ इफेक्ट करती है, या कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि कोचिंग्स जो होती है वो ऑटोनॉमस होती है, वो अपने खुद का एक चला रहे हैं, अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, तो उनके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर नहीं आता कि आपको एनईपी करना है इम्प्लीमेंट, या उस टाइम पे आपका क्या, किस तरह से काम कर रहा है? तो एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी क्लास 7 की बुक आई है सर, मैथ्स की, गणित प्रकाशन। तो इससे पहले लास्ट ईयर जो बुक का नाम था वो था मैथमेटिक्स क्लास 8 फॉर क्लास 8, ये बुक था। अभी नाम हो गया गणित प्रकाशन। उसमें जो टॉपिक्स जो चेंज किए ना सर, मतलब आप अगर दोनों बुक को कंपेयर करो तो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस साल हटा दिए गए। और उसका क्या रीजन है आपके हिसाब से? लोड कम करना है बेसिकली, अच्छा। मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर से लोड कम करना है। तो जब जो पुराने जो स्टूडेंट्स थे वो ये लोड ले सकते हैं, तो नई जनरेशन तो और ज़्यादा केपेबल होने चाहिए। कैपेबल है होनी चाहिए। तो नहीं सर, उनको लेकिन वो तो ये भी है ना कि हम लोगों ने पुरानी जनरेशन को देख लिया कि ये लोग बहुत ज्यादा दब के चल रहे हैं, इस वजह से लोड हल्का हो रहा है। सर लोड हल्का करने के और भी कई तरीके, लेकिन हम और सब्जेक्ट्स में थोड़ा कम कर सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी कम, पुरानी हिस्ट्री पढ़ के हमें क्या करना है, हमें तो नई चीज़ जानना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह इसमें कम कर दें। लेकिन मैथ साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट्स को आगे लेके जाते हैं सर। अप्लाइड आपको मैं, हाँ बिल्कुल, अब आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं। सिंपल इक्वेशन एक चैप्टर था लास्ट ईयर क्लास 7 में, वो इस साल हटा दिया गया, जबकि सिंपल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन है। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम ये भी बढ़ा रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे स्कूल के आ रहे हैं हमारे पास, जो सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, जो अभी नई बुक आई है। तो उसमें वो चीज़ है ही नहीं जो प्राइवेट स्कूल के, हायर स्कूल वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो गैप आ गया ना सर, ये अब क्या हो रहा है कि आईआईटी हो गया, जेईआईटी हो गया, नीट हो गया, ये अपना लेवल हर दिन इंक्रीज करते जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं इस साल जो फिजिक्स का पेपर आया था बहुत टफ आया था, इसके अंदर जेई के अंदर आपने भी सुना होगा। तो ये लोग तो अपना लेवल बहुत ज़्यादा हाई करते जा रहे हैं, है ना। बट जो एनसीईआरटी है वो अपना लेवल डाउन करता जाएगा। तो ये जो गैप आएगा ये कौन फिल करेगा? ये फिल करेंगी कोचिंग, और इसके लिए कोचिंग क्लासेस ही रेस्पॉन्सिबल होंगी। अब सर कोचिंग क्लासेस की, जैसे अभी आपने इतनी सारी बातें बताई, तो कोचिंग क्लासेस के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आता है वो आता है इंक्लूसिविटी का। क्यों? क्योंकि जैसा आपने बताया कि मैथमेटिक्स फॉर 8th हो गई, गणित प्रकाशन, लैंग्वेज भी चेंज हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे आपके पास स्टेट बोर्ड से आ रहे हैं, बिल्कुल सर। कुछ बच्चे आपके पास सेंट्रल बोर्ड से आ रहे हैं, कुछ आपके पास आईसीएसई आ रहे हैं, कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या क्या है वो इंक्लूसिविटी का मतलब? एक तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स वो साथ नहीं पढ़ सकते सर कभी। अगर कोई कोचिंग ऐसा पढ़ा रही है तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदी एक अलग, हिंदी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका सब चीज़ें अलग होती हैं सर। मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे आज हिंदी का एक भी टर्म याद नहीं है। अगर मैं किसी बच्चे को समझाऊंगा तो जब मुझे याद नहीं है तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा कि क्या है ना सर। और जैसे ट्राइंगल को त्रिकोणीय कहते हैं शायद हिंदी में, तो त्रिकोणीय तो उनको मैं समझा ही नहीं सकता। मुझे ना तो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज हिंदी में कुछ याद है, कुछ भी याद नहीं। तो हिंदी इंग्लिश वाले तो साथ नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप जैसे हिंदी मीडियम वाले चला रहे हो तो हिंदी मीडियम वाली कोचिंग होनी चाहिए, उसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होने चाहिए, इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम के। अब इंग्लिश मीडियम में भी, अब जैसे मैंने कहा कि गणित प्रकाशन अलग है, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छी लेवल की बुक चला रहे हैं स्कूल में, अच्छे स्कूल्स जो हैं बड़े बड़े। तो उसमें हम क्या करते हैं उस कंडीशन में कि जो जो नई बुक आई हैं उनके लिए हम अलग से आधा घंटा निकालते हैं, हाफ एन आवर, कि जो बच्चे जिनके ये बुक चल रही है उनका टाइमिंग हाफ एन आवर पहले है, तो वो हाफ एन आवर पहले आते हैं, तो उनको हाफ एन आवर पहले वो वाली मैथ्स पढ़ाते हैं जो उनके उसमें, जो ताकि उनके नंबर आ जाएं स्कूल में। और फिर उसके बाद हम उनके साथ ही पढ़ाते हैं उनको कि तुम्हें ये लेवल भी करना है, सिर्फ ये लेवल नहीं करना, ये लेवल भी करना है। तो दोनों
उससे क्या होता है कि बच्चे दोनों पर चीज़ पढ़ रहे हैं। अब इसमें लोड की कोई बात नहीं है सर कि लोड आ रहा है बच्चों पे कोई लोड नहीं आ रहा, क्योंकि वो सीख ही रहे हैं इस चीज़ों को। तो सर जैसे अभी बीच में एक दौर था जब हमने और आपने पढ़ाइयाँ करी है, जी। तब दौर था रेफरेंस बुक्स का, बिल्कुल। कि आपकी एक एनसीईआरटी की किताब है, ये तो आपको ला के देगी नंबर, और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ें आर डी शर्मा करें, आप पीके कर करें। बिल्कुल सर। तो सर ये रेफरेंस बुक्स का मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या होता था, और आज की तारीख में क्या वो लॉजिक स्टिल इज इट वर्किंग और नॉट? सर बिल्कुल वर्किंग करता है सर। अभी अभी भी ये जो बुक्स होती हैं रेफरेंस बहुत काम करती हैं, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है पैटर्न। कल मतलब कोई बच्चा अगर एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो एनसीईआरटी में कहीं ये नहीं लिखा कि कैसा पेपर आने वाला है बोर्ड का, बट ये जो रेफरेंस बुक होती है ये उसमें लिखा रहता है कि भाई ये क्वेश्चन अभी 2025 में आया था, ये 2024 में आया था, ये 2023 में आया था। तो ये जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के अंदर, उसको अगर अपन देखें बुक में है क्या, वो बुक में ही नहीं है। पॉलिनोमियल्स से एक चैप्टर है क्लास 10th के अंदर, उसमें से जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो ज़्यादातर बाहर से आता है, मतलब बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आता उसमें। तो बच्चे को जो जो बच्चे होते हैं उनको हमें यही बताना होता है कि देखो ये जो पढ़ रहे हो आप एनसीईआरटी, ये बेस बना रहे हैं आपका, लेकिन इस पे बेस जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके का आएगा। तो वो रेफरेंस बुक्स वो वैसे काम बुक आती है। करती हैं वो काम। वो सारे क्वेश्चन बताती हैं किस तरह का तो आपका पैटर्न आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन टफेस्ट हैं। जो है हम मतलब कोचिंग की भी खुद की बुक्स हैं जिसमें हम लोग ये सेट करके रखते हैं कि कौन से ऐसे टफेस्ट क्वेश्चन थे जो पिछले 10 साल में जो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आई करने में। तो हमने बना रखे हैं वो क्वेश्चंस भी, करीबन 64 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 64-65 जो क्लास 10th के लिए, जो सबसे टफेस्ट थे मैथ्स और साइंस के लिए, जो बच्चे नहीं कर पाए या उनको बहुत दिक्कत आई करने में। तो वो क्वेश्चन हम लास्ट में करवाते हैं, अभी नहीं करवाते। तो सर एज एन एजुकेशनिस्ट, क्योंकि साइंस के लिए आपकी भी खुद की एक प्रकाशित बुक है, तो जब आप करिकुलम बनता है, जब आप बुक लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी नॉलेज से लिख रहे हैं, राइट? लेकिन उस नॉलेज को कन्वे कर पाना किसी स्टूडेंट को, क्योंकि आपको नहीं पता किस तरह का स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो हो सकता है कि कोई स्कॉलर हो जो 90% लाता हो, वो एक बार में पढ़ के समझ ले, कोई 36% वाला हो, कोई 40% वाला हो, उसको थोड़ा ऐसे लगे कि यार। तो जब आप एक किताब लिखते हैं फॉर एजुकेशन, तो उसके पीछे क्या माइंडसेट होता है? सर माइंडसेट तो सबसे पहले यही होता है कि इजी लैंग्वेज हो, बच्चों को इजीली समझ आए। ठीक है, जैसे मैंने 11-12 की जो बुक है सर मेरी पाइथन की, उसमें मैंने स्कैन कोड दे रखा है नीचे, जो भी प्रोग्राम लिख रखा है उसका छोटा सा स्कैन कोड दे रखा है। अगर प्रोग्राम बुक में समझ में आ रहा है तो ठीक है, बुक में समझ नहीं आ रहा तो कोड स्कैन कर लूँ। कोड स्कैन करते वो मेरे यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा, वही प्रोग्राम सेम, मैं एक एक वर्ड प्रैक्टिकल। बता रहा हूँ उनको कि देखो यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है। तो कोशिश तो करनी पड़ती है सर स्टूडेंट्स के साथ में। स्टूडेंट्स अगर टीचर्स कोचिंग को या कोचिंग के हों चाहे स्कूल के हों किसी के भी हों, अगर वो कोशिश करेंगे ना सर तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं सर। सर जैसे आपने कहा कि वो बच्चा सीधा पहुंच जाता है, आपके चैनल पे पहुंच जाता है, तो डू यू थिंक कि अभी कोचिंग सेंटर्स की इतनी रिक्वायरमेंट रही है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स की, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो आई गेस यूट्यूब ही है, उस पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल और वो आपको फ्री में मिल जाएगी, आपको 2 ऐड देखने पड़ेंगे, बिल्कुल। बाकी सब फ्री मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग सेंटर्स का प्रेजेंट क्या है, कि मतलब अभी आज की तारीख में कोचिंग सेंटर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से है, किस तरह से नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करें जो कोटा में जो कोचिंग हब बना हुआ है, या आप बात करें आईआईटी जेई की, या आप बात करें नीट की, तो वो तो एक अलग ही दुनिया हो गई है। बिल्कुल सर। क्योंकि उसको आप अपने रेगुलर कोचिंग सेंटर से, आप जो जैसे आप कह रहे हो कि भाई 6 to 12 की कोचिंग सेंटर्स, वो बहुत अलग है, और वो 11-12 की जो पर्सनल स्पेशलाइजेशन की कोचिंग है वो अलग है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 6 to 12 वाला कोचिंग सेक्शन है, इसकी अब भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत आ गए हैं, प्लस आज की तारीख में जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत एडवांस्ड हैं, वो भी बहुत एजुकेटेड हैं, तो वो खुद भी अपने जो बच्चे को पैदा होते ही जब आप कार्टून दिखाना फोन पे शुरू कर देते हो, तो उसके पास फोन का एक्सेस तो है, बिल्कुल। तो वो डायरेक्टली वहां से भी पढ़ सकता है, और वो भी फ्री में पढ़ सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो डू यू थिंक कि अभी जो कोचिंग सेंटर्स का टाइम है वो आगे कैसा होगा, और अभी क्या रहेगा? यही यही चीज़ कोचिंग सेंटर्स करती हैं सर। उनका काम क्या होता है, खाली पढ़ाना नहीं होता सर, टेस्ट होते हैं।
जैसे हमारे हर मंथ टेस्ट रिपोर्ट जाती है पेरेंट्स के पास कि इतने टेस्ट हुए हैं, इसमें इतने मार्क्स आए, बच्चा इतनी बार प्रेजेंट है, इतनी बार एब्सेंट है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है सर कि जब अपन यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो उस टाइम नहीं पूछ सकता टीचर से, उसे या तो कमेंट करना पड़ेगा कि सर ये यहाँ पे, जैसे मेरे पास भी यूट्यूब चैनल पे बहुत कमेंट आते हैं कि सर आपने 16 क्यों लिया, आपने 15 क्यों नहीं लिया, ये उसका मुझे रिप्लाई देना पड़ता है। फिर मैं धीरे धीरे, वो इंटरेक्टिव इतना नहीं है। हाँ इतना नहीं। अब जब अपन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा बच्चों में तो दिक्कत है। देखिए, कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक लिमिट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा पूछ सकता है। सबसे पहले आते ही मैं तो जो भी न्यू स्टूडेंट आता है ना उसको यही कहता हूँ कि पुराने स्टूडेंट से भी सीखो, ये सीखो कि कोई चीज़ नहीं आई तो मुझे पूछना है। ये मत सोचना कि मैं पूछूं या ना पूछूं। आपको अगर कहीं भी लग रहा है कि मुझे ये मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही है तो मल्टीप्लाई भी पूछो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मल्टीप्लाई कैसे हुआ। हम भी टीचर्स भी इंसान ही होते हैं, उनसे भी मल्टीप्लाई गलत हो सकता है। कई बार स्टूडेंट सही कर देते हैं, टीचर से गलत हो जाता है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं अगर जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो कई बार मैं मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक कर दी तो स्टूडेंट बोलते हैं मुझे, सर ये आपने 0 गलत लगा दिया या 1 गलत लगा दिया। तो फिर ठीक है, वो होता है इंसान से। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पूछ नहीं पाते। जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना, आप देखें बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं सर, उनमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया है ना, वो क्लियर मुश्किल कर पाएगा। और जितनी भी सर अच्छी बड़ी कोचिंग्स होती हैं वो क्रीम बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, उनको भी मार्केटिंग करनी है। उनको मार्केटिंग करनी है, उनको पता है कि ये जो बच्चे हैं, जो क्रीम बच्चे हैं, वो हमारे रिजल्ट शो करेंगे, इनका इनाम आना है बोर्ड पे। तो सर ये कोचिंग्स का जो कोटा फैक्ट्री या जिस तरह के शोज अगर आपने देखे हो, बिल्कुल सर। तो इनमें जो दिखाते हैं क्या वो सही में सच्चाई है? मतलब एट द रूट लेवल क्या यही है एजुकेशन सिस्टम का कि कोचिंग सेंटर्स सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए काम कर रहे हैं? सर ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं ना सर, वो उनको उनकी बेसिक चीज़ ये होती है कि बच्चों को गैप फिल करना। वो गैप अगर फिल नहीं हो रहा है ना सर, तो फिर वो कोचिंग सेंटर नहीं है, वो बिजनेस मॉडल है। ये आप सोचिए कि अगर आप एक विज़न लेके आए कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और मुझे ये गैप फिल करना है, तो गैप फिल करिए। आप पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स दे रहे हैं आपको फीस। मैं भी बच्चों से ही कहता हूँ भाई तुम फीस दे रहे हो तो फिर पूछो, यहाँ पूछने तो आए हो, यहाँ पे क्या करने आए हो भाई? अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आ रही है तो पूछो मुझसे। तो अगर वो फीस दे रहे हैं, पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, तो फिर आपको गैप फिल करना चाहिए। तो जैसे आप अभी डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, बिल्कुल से ना, तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चों के माइंडसेट में भी थोड़ा बहुत चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ कि जैसे आज से 10 साल पहले अगर बच्चा कोई ट्यूशन जाता था तो उसको ये होता था कि कब मेरी छुट्टी होगी, कब मैं भागूंगा, या फिर आज नहीं जाता हूँ या आज नहीं करता हूँ। तो वही माइंडसेट आज भी बच्चों में है या उन लोगों में थोड़ा बहुत खुद से भी एक ये होता है ना कि स्कूल्स का तो जैसे हमने चेंज होते देखा है। बिल्कुल। ठीक है, स्कूल के अंदर जब आप एंटर होते हो तो आपको पहले लगता था कि यार मुझे तो मेरी मम्मी वापस ले जाए। उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो जाना ही जाना है। और खास करके आजकल जब स्कूल्स में एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं, जैसा आपने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत चीजें आसान भी कर दी है स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको क्या लगता है कोचिंग को लेकर स्टूडेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव है? सर स्टूडेंट्स कोचिंग में तभी ज्वाइन करते हैं आजकल जब उन्हें लगता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले वो जाते हैं यूट्यूब पे, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो। और ये चीज़ कहाँ से चालू होती है सर? क्लास 9 से या 8 से, मान लीजिए आप। क्लास 8 में जो बच्चा है, 7 तक तो वो कर लेते हैं जैसे तैसे, और 7 तक वो राइट टू एजुकेशन भी लगता है, RTE भी लगता है। तो उसमें क्या स्टूडेंट्स आगे प्रमोट होते रहते हैं। बट 8 के बाद RTE हट जाता है, 9th में राइट टू एजुकेशन हट जाता है। तो उसमें क्या है कि बच्चे बहुत से फेल हो जाते हैं फाइनल एग्जाम। अब तक अच्छी परसेंटेज आ रही थी लेकिन अचानक फेल हो गए 9th में। उसका रीज़न क्या होता है कि 9th मुझे लगता है एकेडमिक की सबसे टफ क्लास है। जो चीज़ उन्होंने 8th में पढ़ा था उससे बिल्कुल हट के 9th में आता है, और 9th और 10th एक दूसरे की शेडो है। 9th और
8th और 9th का जो ट्रांजिशन है वो बेसिकली बहुत टफ हो जाता है बच्चे। हाँ बिल्कुल सर। तो बच्चे को नीट कब पढ़ती है, एक क्लास 8 में ही पढ़ने लग जाती है उसको नीट, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट्स आते हैं, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो ये सब चीज़ें वो खुद से नहीं कर सकते, उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, या तो कोई गाइड करे या फिर स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। तो स्कूल में भी लिमिटेड टाइम होता है, हर चीज़ पे बाउंडेशन होती है कि भई हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, ये करना है, तो शायद टीचर्स इतना नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। तो वो बच्चा फिर क्या करता है, सबसे पहले यूट्यूब पे जाता है। यूट्यूब पे वो कोशिश करता है, अगर पढ़ना है तो यूट्यूब में भी जब वो यूट्यूब चलाएगा तो वो खाली पढ़ेगा नहीं सर, वो बहुत सी चीज़ें और भी चीज़ें देखेगा, वो म्यूज़िक भी देखेगा, वो मूवी शोज़ भी देखेगा, बहुत सी चीज़ें देखेगा, तो वहाँ पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और पेरेंट तो टेक्नोलॉजी के फायदे हैं तो वो डाइवर्जन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। डाइवर्जन भी बहुत सारे हैं सर। तो उस टाइम पे एक बार तो पेरेंट्स सोचते हैं ये पढ़ रहा है, फिर जब नंबर नहीं आते, जब उन्हें लगता है कि यार नहीं इसको नीड है, तब वो फिर कोचिंग क्लासेस की तरफ जाते हैं। ये मैंने सर आज से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से पेरेंट्स के माइंडसेट इस ये चीज़ मैंने रीड करी है कि बहुत से पेरेंट्स तब आते हैं जब उनको लगता है कि ये ज़रूरत है। अब सर देखिए वो जितनी भी कोचिंग्स है ना यहाँ पे, वो सब एनुअल फीस लेती हैं कि भाई एक बार जो बच्चा आया वो एनुअल कोई वाइज फीस ले। हाँ बिल्कुल एनुअल फीस है उनकी। अब जैसे मान लीजिए बच्चा अप्रैल में आए, मई में आए, जून में आए, जुलाई में आए, इससे मैंने तो मैथ्स का कोर्स इतने का कर रखा है, यही देना। एनुअल फीस है ना। बट कॉन्सेप्ट एकेडमिक क्लासेस ये नहीं करती, कॉन्सेप्ट एकेडमिक क्लासेस मंथली फीस लेती है, और उसमें भी सिर्फ 1 मंथ का एडवांस लेती है स्टूडेंट पेरेंट्स से। एक तो लोड कम हो गया पेरेंट्स के ऊपर, दूसरे बात क्योंकि वो कहाँ एक साथ अगर देंगे 20-25,000 फीस, कहाँ वो उनको देना होगा। हमारे यहाँ हाईएस्ट फीस ही 2,000 है, और बहुत से ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ जो 700 में भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि सब पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लेंगे अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते। और ऐसे हमने स्टूडेंट बहुत सारे निकाले हैं सर पिछले 2-3 सालों में, और जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोचिंग क्लास में, लेकिन उनकी परसेंटेज अबाउ 85-90 के आसपास गई थी। तो सर जैसे आप खुद एक कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, तो और इफ आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, तो आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन आज की तारीख में कोचिंग सेंटर जो आप कह रहे हो कि बच्चे को थॉट आता है 9th के बाद या खुद के बाद, क्योंकि हमने क्या देखा है कि कोई भी पहले ये होता था कि आपको अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप किसी की हेल्प ले लो पढ़ने के लिए, है ना। बीच में एक टाइम ऐसा आया कि पेरेंट्स को ऐसा लगने लगा कि कोचिंग तो मैंडेटरी है, होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी का एक कॉन्सेप्ट था पहले, वो धीरे धीरे वैनिश हो गया। तो मैं आपसे इसलिए जानना हूँ क्योंकि आप खुद उस बिजनेस में हो, आप खुद उस चीज को जानते हो, बिल्कुल राइट। तो आपके अकॉर्डिंग कोचिंग्स मैंडेटरी हैं या कोचिंग से जरूरत पड़े तो ही लो, आप क्या सजेस्ट करोगे? सर कोचिंग ज़रूरत पड़ रही है ना स्टूडेंट्स को तो लो, अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही तो मत लो। कोचिंग का मतलब ये नहीं कि मैंडेटरी सर तब होती है कोचिंग जब अब हमें लगने लगे कि भाई अब बच्चा ये कर नहीं पा रहा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को, और गाइडेंस की ज़रूरत हमेशा पड़ती है सर स्टूडेंट्स को। आपके एक्सपीरियंस से कोचिंग के लिए रिक्वेस्ट करने सबसे मतलब, एक होता है ना कि जैसे मैं कॉलेज में अगर हूँ, है ना, अपन स्कूल की बात भी करते हैं, पहले अगर मैं बात करूँ, मैं अगर कॉलेज में हूँ तो मुझे पता है कि यार मेरा अगला पेपर मेरे से नहीं निकलेगा, मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैं वहां पे हूँ, मैं उस सिचुएशन के अंदर हूँ, मुझे अपने आप को मैंने आंक रखा है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। वहीं अगर अपन स्कूल लेवल पे आ जाए तो बच्चा खुद से भागता है दूर कि मैं एग्जाम नहीं देना चाहता, या अब मैं क्या करूंगा, वो ये नहीं सोचता कि मैं इसके ऊपर खुद मेहनत कर लूँ या खुद कर लूँ। तो आपको आपके अकॉर्डिंग ऐसा है कि बच्चा अपने पेरेंट्स को शेयर करता है, उसके बाद आपके पास बच्चे आते हैं, या पेरेंट्स ये देखते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जहां पर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है एक तरह से, क्योंकि दोनों ही वर्किंग हो जाते हैं। ठीक है, हाउस वाइफ का कॉन्सेप्ट भी चला गया है। बिल्कुल सर। तो जब वो दोनों ही वर्किंग है तो उनको नहीं पता कि उनके बच्चे की क्या स्टेटस है इस टाइम स्कूल में। ऑफ कोर्स आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में पता पड़ जाएगा या उसके मार्क्स रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन एक होता है ना कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरे घर वालों को जब लगा कि अब इससे नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, वहीं
मेरे में इतना करेज नहीं था कि मैं बोलूँ कि यार मुझे एडिशनल एक चीज करनी है वो करवाओ। तो आपको क्या लगता है आज की तारीख में वो चीज चेंज हुई है, बच्चे खुद मांग रहे हैं कि भाई हमको कोचिंग करवाओ, या पेरेंट्स ही ये सोच रहे हैं? क्योंकि एक एक तो ये परसेप्शन हो गया, एक इसका ये भी आता है कि पेरेंट्स आपस अपने अपने कामों में इतने बिजी हैं कि वो बाय डिफॉल्ट ये सोचते हैं कि 6 तक तो ये खुद पढ़ लेगा, 7वीं में हम इसको अपने आप कोचिंग करवा देंगे। सर इसमें दोनों तरह के पेरेंट्स मिल तो जाते अभी मार्केट में मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है? हैं। मेरे अकॉर्डिंग सर ये जैसा मैंने अभी एनालाइज करा है कि दोनों तरह के पेरेंट्स अवेलेबल हैं सर। जैसे क्लास 6 हो गया, 7th हो गया, इसमें बच्चे बहुत कम ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं मुझे कोचिंग जाना है। उसमें पेरेंट्स का ही रोल होता है सर, पेरेंट्स ही भेजते हैं उन्हें कोचिंग के लिए। लेकिन जब स्टूडेंट्स 8th 9th में आ जाते हैं तो उस टाइम स्टूडेंट्स भी कहते हैं कई स्टूडेंट्स कि भाई मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, या मुझे टीचर की ज़रूरत है जो मुझे पढ़ा सके। तो अगर अपन देखें सर तो ज़्यादातर जो 6 और 7 के पेरेंट्स हैं ना, वो वही भेजते हैं कोचिंग में जिनको लगता है कि यार नहीं अभी से ही इसका बेस बनना चाहिए। और आते हैं सर ऐसे पेरेंट्स मेरे पास जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि नहीं बस अब तो जो है अब मेरे बच्चे का बेस बनना चाहिए सर और ये होना चाहिए। क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है आपके अकॉर्डिंग? मतलब ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं आज की तारीख में, जैसे हम लोगों ने एनईपी के बारे में भी डिस्कस किया, तो वो जो पॉलिसी है वो तो ये सजेस्ट कर रही है कि आप बच्चे को फ्रीडम दो कि उसको जो पढ़ना है वो पढ़े, जैसे करना है वो करे। तो ये अप्रोच कि भाई इसका तो अभी ही बेस बनना चाहिए, जैसे हमने मूवीज में भी देखा है कि पैदा होने से पहले बता देते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो क्या वो अप्रोच सही है, या वो अप्रोच आपको लगता है कि अब चेंज हो गई है, अब लोग देते हैं मौका और बच्चे खुद ही चूज कर रहे हैं कि हमको इस जगह ये करना है, हमको इस तरह की कोचिंग चाहिए, मुझे इस तरह का क्लासेस चाहिए? क्योंकि एक होता है जब आप स्किल्स की बात करते हैं ना, स्किल्स के अंदर आप जैसे मान लो किसी बच्चे को स्विमिंग सीखना है जी, ठीक है, तो वो बच्चा खुद इंटरेस्ट होता है, खुद इंटरेस्टेड होता है कि यार मैं 3 महीने समर क्लासेस में मैं ये कर लेता हूँ, है ना। लेकिन जब आप कोचिंग की बात करते हो तो कोचिंग एक लंबा कमिटमेंट है, राइट। कोचिंग आपको ऐसा नहीं कि 3 महीने में आपको पूरे 12 साल की पढ़ाई करा देगा, नहीं करा पाएगा, है ना। कोचिंग जो है वो एक ये है कि आपके सपोर्ट सिस्टम लगा रहेगा कि आपको जहां भी आप अटकोगे, वी आर हेयर टू हेल्प, है ना। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी जो आप कह रहे हो एनईपी नहीं आई है, उसके अंदर अब प्रोफेसर्स जो हैं, जो टीचर्स हैं, वो अब ये रोल ले रहे हैं कि मेंटोरशिप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर इस पूरे सिनेरियो में कोचिंग सेंटर्स का रोल क्या रह जाता है अब आपके अकॉर्डिंग? सर कोचिंग सेंटर्स का बेसिक रोल तो यही है कि भाई जो कैसे भी करके बच्चों के जो बेसिक्स है ना वो क्लियर होने चाहिए। मेन तो यही रहता है सर, हमेशा बेसिक्स अगर क्लियर होंगे ना तो बच्चा आगे बढ़ेगा सर। बेसिक ही क्लियर नहीं होगा ना तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होती हैं जो आनी चाहिए। अगर मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ तो मैं अगर स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं तो रूट के मल्टीप्लिकेशन बहुत से स्टूडेंट को नहीं आते। 10th में पहुंच गए बच्चे, अभी अगर मैं कहूँ उनको कि 2√2 × 5 √5 करो करके बताओ तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेसिक नहीं पता उनको। 9th में पढ़ चुके क्योंकि ये जबकि वो 9th पास कर दी उन्होंने, और 9th में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पर, 6 मार्क्स का वो पास करके आए हैं वो। फिर भी अगर वो 10th में आ गए और उनको नहीं पता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो रही है। और वो मिस कहाँ हो रही है सर कि जैसे पेरेंट्स सोचते हैं यार बच्चा तो अच्छा है पढ़ने में, ठीक है चल रहा है, तो उसे चलने देते हैं। जब लगता है कि बिल्कुल ही वीक हो गया तो फिर वो कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ से कोचिंग को उनको उठाने में बहुत टाइम लगता है। और पेरेंट्स सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें सर धीरे धीरे बढ़ती हैं, एकदम से नहीं बढ़ती। अगर आपको बच्चों को बेस बनाना है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। कोचिंग क्लासेस को भी टाइम लगता है, करीबन उनको 3 से 4 महीने लग जाते हैं उनको इस लेवल पे लाने के लिए कि वो थोड़ा अच्छा कर पाएँ, थोड़ा अच्छा कर पाएँ। तो आपका क्या सजेशन रहेगा पेरेंट्स को या बच्चों को कि, क्योंकि आपने कहा कि भाई या तो आदमी तब पहुंचता है आपके पास जब वो बिल्कुल ही वीक हो चुका है, ठीक है। तो आपका क्या कहना है? और एक तरफ हम ये भी बात कर रहे हैं कि भाई वो चीज मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे तो इस उम्र के बाद बच्चे को डालना ही डालना है। तो पेरेंट्स करें क्या? वो डिसीजन मेकिंग कैसे हो कि आज मुझे मेरे बच्चे को कोचिंग की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका बच्चा 30% पे ही आ गया है तो या तो आप लेट हो गए हैं, है ना। अब उसको रिकवर करने के लिए 1-2 साल लगेंगे उस बच्चे को, या फिर आप, और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 90% कर रहा है तो आपको उसकी नीड महसूस नहीं होती।
तो फिर करे क्या स्टूडेंट और पेरेंट्स? इस केस में तो जैसे अगर 90% बना रहा है बच्चा और हर क्लास में ही 90 बना रहा है या उससे ग्रो कर रहा है, जब तो फिर ऐसी कोई नीड नहीं है। हायर एजुकेशन में तो देखो पड़ती है ज़रूर, 11-12 में तो हर हाल में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 10th तक लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तक तो नीड नहीं है, अगर कंटिन्यू ग्रो कर रहा है वो तो। बट अगर उसके डाउन जा रही परसेंटेज, 8th में 95 थी, 9th में 85 रह गई, 10% का जो ये आया ना, तभी समझ जाना चाहिए पेरेंट्स को कि इसको ट्यूशन की ज़रूरत है, इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सर जो IQ टेस्ट वगैरह करवाते हैं, वो आप खुद अपने सामने करवाओ। पेरेंट्स आजकल सब नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, जब वही ये IQ टेस्ट करके बताओ मुझे। IQ टेस्ट में क्या आता है सर? ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही सभी चीज़ें आते हैं। हाँ, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर वो चीज़ क्लियर है, बोर्ड मास अगर किसी बच्चे की क्लियर है, मल्टीप्लाई डिवाइड क्लियर है, तो उसको फिर, और परसेंटेज भी अच्छी बन रही है, तो उसको इतनी नीड नहीं होती कोचिंग की 10th तक तो। फिर 10th के बाद उससे नीड पड़ती है। अब 10th में क्या है, बोर्ड आ जाता है, CBSE बोर्ड। तो वहाँ जो 10th के जो बच्चे होते हैं, जो अच्छी परसेंटेज बना रहे हैं, उनको इस चीज़ की गाइडेंस होती है कि पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। वहाँ पे फिर 10th में ज़रूरत पड़ती है बच्चों की इस चीज़ की। क्योंकि वो एक नया तरीका है उनको एग्जाम देने का भी, बिल्कुल सर, बिल्कुल पैटर्न ही चेंज हो रहा और फिर क्लास 10 और 12 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। कहीं भी जॉब में जाएंगे, कभी भी, कहीं भी, चाहे गवर्नमेंट में जाएं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं, कितने ही साल हो जाए एक्सपीरियंस को, आप सबसे पहले क्या बोलेंगे आपसे? 10-12 की मार्कशीट दे दो। तो सुना आपने, एक एकेडमिक सेंटर के फाउंडर खुद ये कह रहे हैं कि भैया जब तक जरूरत ना हो तब तक मत आओ, क्योंकि एक ये वो नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है कि आप बेच रहे हो और आपको वो बेचना है। आपका भी मतलब आपसे बात करके जो मुझे महसूस हुआ कि एक एजुकेशनिस्ट का जो रोल है, जो गोल है, वो ये है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और अच्छा बनाना है। मेरा ये रोल नहीं है कि मुझे जैसा आपने बताया कि भाई हम बैच ही 25 बच्चों का रखते हैं, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब एजुकेशन को जो है, वो कुछ कोचिंग्स ऐसी भी हैं जो इसलिए ही नहीं पढ़ा रही कि पैसा बन रहा है, वो इसलिए भी पढ़ा रही है कि दे वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत सारी चीजें जानने को मिली। और दर्शकों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोचिंग की होड़ और कोचिंग की रेस, इन सबसे बचें। जो जरूरत है वही पढ़ें, और जितनी जरूरत है उतना ही स्पेंड करें। Thank you so much, sir. Thank you. And that will be all for this podcast. You are watching The Future You. Like, share, subscribe.